भूल गया था। ये ना शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट है Q1 Q2 Q3, मतलब कि एक्स वाई जेड है कार्टेशियन में, या फिर आर थीटा फाई है कोऑर्डिनेट, या फिर एस फाई जेड है सिलेंड्रिकल में। तो अगर तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट है ना Q1 Q2 Q3, और यूनिट वेक्टर है E1 कैप E2 कैप और E3 कैप, मतलब आई कैप जे कैप के कैप या आर कैप थीटा कैप फाई कैप, तो हम लाइन एलिमेंट ना डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। और इसमें देखो H1 H2 H3 क्या है, देखो मैं आपको एक बता ही देता हूँ। जैसे देखो लाइन एलिमेंट, हम लिखते हैं, चलो एक ही कर लेते हैं, एक स्फेरिकल का लिख लेते हैं लाइन एलिमेंट। ठीक है, हम स्फेरिकल का लाइन एलिमेंट लिख लेते हैं। तो स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा फाइव। ठीक, तो E1 E2 E3 क्या है, E1 कैप होगा आर कैप, ठीक, और ई टू कैप होगा आपका थीटा कैप, और E3 कैप होगा आपका फाइव कैप। ठीक है, और ऐसे ही ये जो फॉर्मूला लिखा है आप इसमें देखो, तो DQ1 क्या होगा, DQ1 होगा आपका DR, है ना, DQ2 होगा आपका D थीटा, और DQ3 होगा आपका D फाइव। तो अब बस इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो डीएल एलिमेंट स्फेरिकल के लिए निकलेगा H1। देखो H1 टेबल में क्या है, H1 क्या है स्फेरिकल के लिए 1, फिर H2R, फिर R sin थीटा। तो बस यही पुट करेंगे हम। तो DL कितना, H1 की जगह 1, और DQ1 की जगह हो जाएगा DR, और E1 कैप की जगह हो जाएगा R कैप। ठीक है, फिर प्लस H2 हो जाएगा R, R है टेबल में, और DQ2 हो गया आपका D थीटा, और E2 कैप हो गया आपका थीटा कैप। ठीक, और प्लस, और माइक किसी का ऑन है वो ऑफ कर दो थोड़ा, वो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना फिर। हाँ, तो फिर H3 हो जाएगा R साइन थीटा, और R साइन थीटा, और DQ3 हो जाएगा आपका D फाइव, R साइन थीटा D फाइव और फाइव कैप। तो देखो ये लाइन एलिमेंट यहाँ से निकल गया, समझ गए ना। अब ये वाला लाइन एलिमेंट ना, अगर इसे चेक करो, देखो स्फेरिकल में हमने करा था, देखो ये रहा, है ना, ये देखो ये लाइन एलिमेंट यही अपना सेम निकल गया, आर डी थीटा थीटा कैप और आर साइन थीटा, देखो यही है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि इसका ना हम एक जगह जनरलाइज फोर्स निकालेंगे, तो वहां पर इसका ना थोड़ा सा शॉर्टकट से हो जाएगा ये यूज करके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। किसी को पता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हम्म, किसी पार्टिकल की डायनामिक्स डिफाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। वो तो कोऑर्डिनेट्स हो गया ना। अगर मैं कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन पूछूं तो ये सही है ना, किसी पार्टिकल की डायनेमिक्स पता लगाने के लिए, पोजीशन क्या है उसका, है ना, मतलब कि मोशन क्या है उसका, है ना, डायनेमिक्स मतलब, तो वो तो कोऑर्डिनेट हो गया ना। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो ये नहीं है ना, देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है कि जनरल वर्ड आ गया ना, जनरलाइज कर दिया अब हमने कोऑर्डिनेट को। अब देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये क्यू आई डॉट से हम इसे डिनोट करते हैं, क्यू आई डॉट नहीं सॉरी क्यू आई से, ये डॉट में से होता है क्यू आई। देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है आपका, जैसे अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो अब इस पार्टिकल को ना हम कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट यूज करें, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने अपने मतलब कि सूटेबल, जो हमारे लिए अच्छा हो कोऑर्डिनेट। हम इसको एक्स और वाई भी, इस पार्टिकल की डायनेमिक्स पता लगाने के लिए हम कार्टेशियन भी यूज कर सकते हैं। हम एक्स, ये टू डायमेंशनल लिखा ना, तो मैं इससे एक्स वाई, या फिर हम आर थीटा ले सकते हैं, या एस फाइव भी ले सकते हैं कोऑर्डिनेट, या इवन हम अपने कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब ही यही है कि हमने वो जनरलाइज कर दिया, अब वो पार्टिकल की जो डायनेमिक्स केवल कार्टेशियन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, अब वो हमने हर जगह जनरलाइज कर दिया, कोई भी कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और हमारा निकल जाएगा। और देखो कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, मतलब क्लासिकल क्यों पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन में, पहला रीजन तो यही था कि इस जनरलाइज कोऑर्डिनेट की वजह, क्योंकि हम ना न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करते थे, उसके अलावा हम कुछ कुछ और यूज नहीं करते, और तब तक हमें पता भी नहीं था स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ये क्या क्या था। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कोई से भी कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं, कि किसी भी पार्टिकल की डायनेमिक्स बताने के लिए
वो वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट मतलब वो वेरिएबल्स जो हमारे लिए सूटेबल हो, हमारे लिए इजी हो, तो एक इसलिए एक जनरलाइज चीज कोऑर्डिनेट। और मैंने एक सेकंड रीजन बताया था, किसी को याद है सेकंड रीजन क्यों बताया था कि क्लासिकल क्यों यूज कर रहे हैं, याद है किसी को? हम्म। तो ये सेकंड रीजन तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल वो सॉरी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी ना, उसमें हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो थोड़ा सेकंड ऑर्डर का था, और डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है सॉल्व करना, बट यहाँ हाँ। पर हम लोग इजीली सॉल्व करवा लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। नहीं, वो तो बात है ही भाई। अगर हम 2+2 कर रहे हैं और या फिर हम कैलकुलेटर से 2+2 कर रहे हैं, ऑब्वियसली कैलकुलेटर से इजी होएगा, वो तो कोई भी चीज बनती है तो ऑब्वियसली बेटर ही रहेगी, तभी वो चीज यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट रिलेशन से रिलेटेड कुछ, कि हाँ, अगर, कंस्टेंट हाँ वो चीज़ें हाँ, थोड़ा क्योंकि हम न्यूटन मैकेनिक्स में ना जो कॉन्स्टेंट्स आते थे, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेते थे इक्वेशन में, और जिससे इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, मतलब इक्वेशन का जो रिजल्ट आने तक का जो वे था वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था, आ जाता था लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें जो कॉन्स्टेंट रिलेशन होंगे ना, हम वहां से पता लगा लेंगे कि क्या चीज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है और क्या कौन डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। तो इसमें डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को हटा देंगे क्योंकि वो किसी और पर डिपेंड कर रहा है, तो जो जिस पर डिपेंड कर रहा है हम उसे लेंगे ना, हम एक को हटा देंगे, तो इससे हमारा, हम एक ही कोऑर्डिनेट को यूज करके काम कर लेंगे। देखो ये सब हम देखेंगे। देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ सिस्टम वी चूज सम सूटेबल वेरिएबल्स। ठीक है, और दीज और इन्हीं वेरिएबल्स को हम बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक, हम कोई से भी कोऑर्डिनेट यूज हेलो। कर सकते हैं। अब देखो मैं एक बात और हाँ, बताता हूँ एक आपको। चीज मैं मतलब हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। मतलब अगर इसका एक एग्जांपल अगर हम मतलब जस्ट समझने के लिए बोले, तो मान लो कि एक पेंडुलम है, ठीक है, और हाँ उस हाँ उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है, तो हम हाँ उस पेंडुलम के ऑसिलेशन को अगर एक्स वाई प्लेन पे अगर देखें, तो हम उसके अलग अलग पोजीशंस को मेजर कर सकते हैं कि मतलब एक्स बिल्कुल एक्स और वाई पे कहाँ पर है। लेकिन बिल्कुल। अगर अगर हमें कोई और मान लो कोऑर्डिनेट से भी हम उसको वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लाइक एंगल से। लाइक अगर मैं हाँ हाँ बिल्कुल। सीधा एक नीचे एक परपेंडिकुलर ले लूँ उस छत से, तो उससे वो कितना ऊपर उठ रहा है, वो जो तागा है, मतलब जो पेंडुलम है, वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, जिससे कि हम हाँ हाँ अगेन उसकी पोजीशन बता सकते हैं बिल्कुल। कि वो और ये मैं, पेंडुलम कहाँ हाँ पर है। हाँ, और ये मैं ये एग्जैक्टली सेम एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि हम एक सिंपल पेंडुलम की जो डायनेमिक्स है ना, वो हम कार्टेशियन से भी निकालेंगे तो वही 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 आंसर आएगा, और स्फेरिकल से भी निकालेंगे ना तो वही आंसर आएगा। ये मैं बताऊंगा। अभी पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बता दिया ना, ये टू स्पेसिफाई स्टेट ऑफ अ सिस्टम वी चूज सम सूटेबल वेरिएबल, जो हमारे लिए सूटेबल हो, हम कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसे जनरलाइज बोलते हैं। और देखो जनरलाइज का ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका पोजीशन वेरिएबल भी हो सकता है। पोजीशन वेरिएबल का मतलब है कि ये आपका एक्स वाई जेड भी हो सकता है, या फिर ये आपका आर थीटा फाइव भी हो सकता है। ये सब पोजीशन तो बताते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। और या फिर आपका ये एस फाइव और जेड भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल। ये आपका थर्मोडाइनमिक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे कर रहे हैं। ये आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी हो सकता है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब है कि हम इसमें पी वी टी एस, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी, हम कुछ भी करके, मतलब जो हमारे लिए इजी हो, बस बात यही है। तो हमें ना इसमें ये है कि नोट, तो वी हैव टू चूज सूटेबल वेरिएबल, मतलब हमें एक सूटेबल वेरिएबल चूज करना, वो मैं बता दिया। तो देखो अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा मैं सही सा बना देता हूँ, है ना। हम एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, वही जो अभी भैया ने बोला, हम यही ले रहे हैं। और यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम में हाँ, देखो ये ना एक सिंपल पेंडुलम है, और जिसका ये हो गई, देखो लेंथ एल हो गई, ठीक, और इसका कुछ मास एम है। और अगर हम इसे बाय कार्टेशियन से देखते हैं, अभी हम देखेंगे बाय कार्टेशियन। अभी मान लो हमने कार्टेशियन यूज कर लिया, हमें
हमें मतलब कि ये प्रूव करना है ना कि ये इससे भी सेम आएगा, स्फेरिकल से भी सेम आएगा, सिलेंड्रिकल से भी सेम आएगा, तो हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ये सिंपल पेंडुलम ले लिया हमने, तो अब हम इसे कार्टेशियन सोल्व कर रहे हैं, तो हम एक बार एक्सिस और बना लेते हैं। देखो ये हो गया आपका y, और ये हो गया आपका x, और ये हो गया इसका मोशन। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये इधर ऐसे मूव कर रहा है। तो अब आप देखो इसमें, हाँ, तो देखो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सिंपल पेंडुलम के जो कोऑर्डिनेट है x, y आएंगे, ऑब्वियसली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना। ये तो हो गया आपका x, ये हो गया y, तो इससे जो कोऑर्डिनेट आ गया इस ये अपने बोब के, तो ये x, y हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। हम बाद में देखेंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज करता है। तो देखो इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए x और y, ठीक है। अब देखो हम ना अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लगा लें, तो अगर कार्टेशियन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम आ रहा है, स्फेरिकल में भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हम दोनों से जो हम प्रोसीड करेंगे ना आगे की डायनेमिक्स सोल्व करना, लैग्रेंजियन ये सब निकालना, तो वो सब दोनों से सेम आएगा, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूरा खेल होता है। अब देखो यहाँ पर आता है कॉन्स्टेंट रिलेशन। अब यहाँ पर ना कॉन्स्टेंट रिलेशन देखो मैं लिख देता हूँ, ये आप याद कर लेना, मतलब पता ही होगा वैसे। इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिलेशन। कॉन्स्टेंट रिलेशन ना एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन विच obtain from geometry, which obtains from geometry। मतलब कि यहाँ पर देखो ज्योमेट्री क्या है, कार्टेशियन की है ना ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री है, जो हमारा डायग्राम बना है, इससे ना एक रिलेशन ऑब्टेन हो सकता है। हम डायग्राम से देखें तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। तो यहाँ से हम ये हाइपोटेन्यूज वाली इक्वेशन अगर हम लगा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो या फिर हम y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो ये इक्वेशन आई है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिलेशन, कॉन्स्टेंट इक्वेशन फॉर दिस इसके लिए कॉन्स्टेंट इक्वेशन। अब आप ये जो इक्वेशन है कॉन्स्टेंट, क्या इसमें पता नहीं चल रहा कि देखो L तो आपका कॉन्स्टेंट है, देखो L तो आपका कॉन्स्टेंट है ना, ये तो आपका हो गया कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब x और y है जो इसमें वेरिएबल है, या x और y है जो आपके कोऑर्डिनेट है। तो अब आप खुद देखो, अगर मैं x की वैल्यू कुछ पुट करता हूं तो हम मुझे y पता चल जाएगा, है ना, y पता चल जाएगा। या फिर मैं y की पुट करता हूं तो x पता चल जाएगा, l तो आपका कांस्टेंट है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका x एंड y जो है ना, वो आर डिपेंडेंट, डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना। क्लियर है ना इतना। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल रहा है, y पे पुट कर रहे हैं x निकल रहा है। अगर x की वैल्यू पुट करते हैं y नहीं निकल रहा, y पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो पता हो तो उससे पता चलता कि x और y इंडिपेंडेंट है। तो अब देखो करते क्या है, तो इसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट, अगर मैं एक सेकेंड रुको, हाँ इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो अब देखो अगर मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि इसमें केवल वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अब वो हमारी मर्जी है कि या तो हम x को लेंगे या फिर हम y को लेंगे, वो हमारी मर्जी है। तो देखो इससे यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करते थे ना, तब उसमें हम x भी ले रहे हैं y भी ले रहे हैं, हमें नहीं पता उसमें, और उसकी वजह से ना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती थी। अब देखो इसमें ना अगर हम x लेते हैं तो y हमें लेना ही नहीं पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन हमारा काम x से ही बन जाएगा। तो यही फायदा है क्लासिकल मैकेनिक्स का, कि कॉन्स्टेंट रिलेशन से हमें पता चल जाता है कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। और जो इंडिपेंडेंट है हम उसे एक टर्म बोलते हैं जनरलाइज्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, या फिर जब हम पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो यूज करते हैं वो इंडिपेंडेंट ही यूज करते हैं। वैसे हम बोलते दो तरह के होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जैसे इसमें एक्स और वाई है, लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं कि जनरलाइज्ड इंडिपेंडेंट
जो कोऑर्डिनेट है वो या तो ईदर एक्स और वाई, और जितना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ, तो या तो हम एक्स यूज करेंगे या वाई यूज करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 1 आ जाएगा। तो अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया, चलो हम कार्टेशियन से नहीं करते, हमें तो उससे देखना है, हमें तो स्फेरिकल से देखना है, चलो उससे चेक करते हैं कि कितना आएगा। ठीक, अब हम यही सेम हम स्फेरिकल के लिए करेंगे। थोड़ा ना बेस बनने में देखो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूँ, पर आप ना उसके क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम मत लो मैं ना डाल दूंगा, वो सब सब कुछ डाल दूंगा। तो अब देखो एक हम, अब यही सेम हम बॉब बनाते हैं, लेकिन ये बनाते हैं हम इस, अब हम यूज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, अब ये वो बन गई, और हम इसमें यूज करते हैं ये वाला। इसमें भी देखो वही एक्स और वाई बना देंगे, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट पढ़े थे, तो उसमें हमने सब सब कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो कैलकुलेट करा था ना। अब देखो ये एक्स हो गया, हाँ देखो ये तो हमारा एल है, ये तो हमारा एल है, और ये बॉब का मास एम है। अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, बाय स्फेयर। अब 2D यूज कर रहे हैं ना हम, देखो ये जो है ये आपका y है, ये आपका x है, तो हम 2D यूज कर रहे हैं। 2D में क्या बताया था आपको, r थीटा यूज करने के लिए। तो अब r क्या है, अब ये ओरिजिन है, आपको याद होगा स्फेरिकल में हम जो ओरिजिन से r लेते थे, याद है ना, हम ओरिजिन से r लेते थे, तो ये हो जाएगा आपका r। ठीक है, तो ये दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका आर। ठीक, अब थीटा एंगल आपको याद होगा, थीटा एंगल जेड एक्सिस से था, तो जेड एक्सिस आपकी तरफ है, डॉट से डिनोट करते हैं, जो जेड एक्सिस स्क्रीन के बाहर है, तो थीटा एंगल हम जेड से तो ले रहे हैं, ये हो गया थीटा एंगल। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे कि कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, जो कि हम क्यू आई से डिनोट करते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं इसमें, इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। लेकिन अगर मैं बात करूं आर, ये केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, मैं अभी वो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट नहीं पूछा, मैं केवल टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ। अब अगर इसमें आप देखो आर तो एल है, और एल क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट तो वही है ना जो वेरिएबल है, मतलब जो चेंज हो रहा है वो, तभी तो हम कोऑर्डिनेट्स में हम उसे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आर आपका कोऑर्डिनेट नहीं है, आर मतलब कि क्या, हाँ आर वेरिएबल नहीं तो कोऑर्डिनेट नहीं है। तो अगर हम इसमें कोऑर्डिनेट ही अगर हम देखें, तो कोऑर्डिनेट ही इसमें थीटा आ रहा है, और कोऑर्डिनेट ही नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि आर तो आपका कांस्टेंट है ना, आर तो थ्रू आउट द, ये जो जितना भी ये ऑसिलेशन करेगा थ्रू आउट द आर तो सेम रहेगा। तो इसमें भी देखो एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, और इसमें कोई कांस्टेंट रिलेशन बनने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट है जिसमें एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो अकेले एक कोऑर्डिनेट से हम कौन सा रिलेशन बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, तो ये जो आपका आया है ये क्या है आपका जनरलाइज्ड इंडिपेंडेंट ही बोल देंगे इसको, या डिपेंड 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 भी बोलेंगे, डिपेंड बात वही है, लेकिन हम जनरली क्लासिकल मैकेनिज्म है ना इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज करते हैं। जनरलाइज्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपका है 1, और इसमें चॉइस नहीं है कि हम आर लेंगे थीटा लेंगे, इसमें थीटा ही लेना पड़ेगा, आर आर कोऑर्डिनेट ही नहीं है, आर चेंज ही नहीं हो रहा, आर में कोई वेरिएशन ही नहीं है, आर कांस्टेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना आ जाएगा इसमें 1। समझे, दोनों ही केस में मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एक अलग से भी पढ़ाऊंगा, कभी आप सोचो कि इतने में खत्म कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक अलग है। तो आप देखो दोनों दोनों केस में, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 1 आ रहा है, कार्टेशियन से करते हैं, स्फेरिकल से करते हैं तो भी 1 आ रहा है, ऐसे सिलेंड्रिकल से करेंगे तो भी 1 आएगा। तो अब समझे ना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इससे क्या पता चला तुम्हें, इससे एक बात अगर मैं लिखूं यहाँ पर नोट डाल के, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर नॉट यूनिक, है ना, सही ना, ये यूनिक नहीं है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट,
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। यूनिक तो वो चीज है ना कि जैसे मतलब जिसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है, जिसे परफेक्टली हम डिफाइन करते हैं किसी चीज को, तो वो होता है, यूनिकनेस है उसमें। लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कोई यूनिक नहीं है। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन स्पेरिकल से भी कर लिया, कार्टेशियन से भी कर दिया, आंसर भाई ये सेम दे रहा, तो ये यूनिक नहीं होता। ठीक है ना, समझे? अब चलो एक, हाँ चलो एक और बता देता हूँ आपके लिए, वरना मैं सोच रहा था कि ये वाला मैं बाद में बता दूं, पर ये अभी चलो देख लेते हैं। देखो अब ना हम डबल पेंडुलम, देखो मैं एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ। जो हम ये सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हैं ना, ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसको हम प्लेन पेंडुलम भी बोलते हैं। प्लेन पेंडुलम का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में ये जो आपका है ना, ये जो बोब है, ये एक ही प्लेन में कर रहा है। ये नहीं कि ये आप स्क्रीन के अंदर भी जा रहा है, स्क्रीन के बाहर भी आ रहा है, वो 3 डायमेंशन में हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल पेंडुलम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये प्लेन पेंडुलम है, केवल एक ये जो स्क्रीन हमें दिख रही है, केवल इसमें ही रोटेट कर रहा है। और ऐसे अब हम देखते हैं डबल पेंडुलम। अब देखो डबल पेंडुलम, और ये भी हम प्लेनर में देखेंगे, और ये हम 3 डायमेंशन में भी देखेंगे बाद में। उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना के या बता दूंगा कैसे भी। अब देखो अब हम डबल पेंडुलम देखते हैं, ये भी हम देखते हैं पहले बाय कार्टेशियन से। भैया डबल पेंडुलम और हाँ हाँ, पेंडुलम सेम होते हैं क्या? नहीं मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना अभी। देखो अभी डबल पेंडुलम में 2 पेंडुलम आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना अभी। तो थोड़ा कंपाउंड पेंडुलम का भी बता देना। कंपाउंड में स्फेरिकल पेंडुलम ही तो होता है शायद। कंपाउंड पेंडुलम को स्फेरिकल पेंडुलम ही तो बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है, या नहीं बोलते? नहीं, हमें नहीं पता अभी उसके बारे में कुछ भी। हाँ तो वो स्फेरिकल पेंडुलम ही होता है जहां तक मुझे याद है, या किसी को कुछ और लग रहा हो तो बताओ। कंपाउंड पेंडुलम इज मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे मैं करते हैं 2 जनरल कोऑर्डिनेट की बात, वहाँ पे 3 जनरल कोऑर्डिनेट हो जाते हैं थीटा पाई। तो भैया जैसे बोले 3D, देन हाँ तो 3D वही तो है। है, मैं कहता हूँ 3D तो है, वो 3D मैं कह रहा हूँ ना आपको। आप बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं करा दूंगा, मैं काफी करा दूंगा। अब ये नहीं कि मैं कैपलर वैपलर भी, अब उसके लिए तुम्हें पता ही है मेरी भी पीएचडी चल रही है, भैया की भी पीएचडी चल रही है, तो इतना मिल नहीं पा रहा कि अभी हम वही तो पढ़ा पाएंगे ना जो हमने पढ़ा हुआ है। नया पढ़ने का है ना, सही में टाइम मिल नहीं पा रहा है ना। तो देखो एक पेंडुलम ये है और एक पेंडुलम ये है, 2 पेंडुलम है। ठीक, अब 2 पेंडुलम है। अब हम यहाँ पे एक्स और वाई बना लेते हैं। देखो थोड़ा ना इसमें ये सब चेंज करने की झंझट होते हैं बस। एक ये लाइन दिख रहा है ना, ज्यादा थीन तो नहीं है ना? दिख रहा है। ठीक है, बस ऐसे ही रिप्लाई करते रहो बस। देखो अगर हम इसका भी देखो, इसकी भी लेंथ एल है, ये जो स्ट्रिंग है और इसकी भी लेंथ एल है, हम मान के चल रहे हैं। ठीक, इसका मास m1 है और इसका m2 है, और यहाँ पे मास से कोई इतना रिलेशन लेना भी नहीं है हमें। क्लासिकल में ये तो बहुत फायदे हैं कि हमें बहुत चीजें हम स्किप कर सकते हैं। ये हो गया आपका y2 और ये हो गया आपका h2। ये कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और ये हो गया आपका y1 और ये हो गया आपका x1। ठीक है, अब आप देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कोमा y2, और इस वाले बॉब के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कोमा y1। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम करते हैं ये। अब आप ये देखो इसमें कोई अब आप देखो इसमें कांस्टेंट रिलेशन बन सकता है नहीं बन सकता। सबसे पहले देखो देखिए, क्योंकि हमें अगर मैं पहले की तरह करूं, देखो इसमें जनरलाइज्ड टोटल जनरलाइज्ड अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो इसमें क्या क्या है, इसमें भाई देखो x1 है, y1 है और x2 है और y2 है ना। ये 4 कोऑर्डिनेट है इसमें टोटल। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूं, इंडिपेंडेंट तभी निकलते हैं। देखो इंडिपेंडेंट निकालने के लिए ना जितने नंबर ऑफ तुम्हारी कांस्टेंट रिलेशंस बनते हैं, जैसे ऊपर वाले केस में एक कांस्टेंट रिलेशन बना था और टोटल कोऑर्डिनेट थे 2, तो हमने
दो में से एक माइनस कर देते हैं, दो कोऑर्डिनेट और एक कांस्टेंट रिलेशन को हम माइनस कर देते हैं, तो उतने ही हमारे जनरलाइज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, और यही फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें भी हमें इंडिपेंडेंट निकालना है, तो इंडिपेंडेंट तो तभी निकलेंगे ना, पहले आप ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो इंडिपेंडेंट तो तभी निकलेगा ना, पहले आप कांस्टेंट रिलेशन बनाओगे। तो चलो देखो कांस्टेंट रिलेशन बनाते हैं। अब हम अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसका पहला कांस्टेंट रिलेशन तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं मतलब एक्स टू वाई टू, और यहाँ पे हम वाई टू निकल जाएगा हमारा L2 माइनस एक्स टू स्क्वायर। तो इस रिलेशन से तो क्लियर है कि x2 L तो आपका कांस्टेंट हो गया, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो तो इसका मतलब है कि x2 की वैल्यू भरेंगे, पुट करेंगे तो y2 निकलेगा, y2 की पुट करेंगे तो x2 निकलेगा। इसका मतलब कि x2 एंड y2 आर डिपेंडेंट, ठीक है, चाहे हम x2 लें चाहे हम y2 लें, तो बात बराबर है, हम x2 लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, एक आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं ना एक, देखो ऐसा होता है, जो बाय सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है ना, तो देखो मैं लिखता हूँ बाय डिस्टेंट फॉर्मूला, एक डिस्टेंट फॉर्मूले से भी एक कांस्टेंट यहाँ पे बनता है। अब आप देखो x2 माइनस ये सिमेट्रिकल सिमिलर ट्रायंगल कुछ ऐसा कुछ रहता है ना, ये जो सिमिलर ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, पर देखो सिमेट्रिकल कुछ बन रहा है। देखो अगर हम ये वाला पार्ट लें और ये वाला पार्ट लें, तो इन दोनों पार्ट से ना देखो एक चीज बन रही है, ये डिस्टेंट फॉर्मूला होता है, आप कहीं चेक कर लेना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये वही डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला सिंपल। अरे मैं तुमको आप गलत बता दिया, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट का माइनस इसके कोऑर्डिनेट फिर स्क्वायर फिर y2 फिर y1, है ना, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं वो गलत बता दिया। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ये आ गया हमारा, है ना। अब आप खुद देखो, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो x2 और y2 तो हमें पता है, इनमें से एक इंडिपेंडेंट है केवल। अब बचेगा x1 y1 और l तो आपका कांस्टेंट हो गया सिंपल। तो हमारे पास कुल मिला के दिख रहे हैं हमें 4 है, लेकिन है तो 3 ही ना, क्योंकि एक x2 और y2 तो डिपेंडेंट है, x2 की करोगे तो y2 निकल जाएगा इस वाली इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से। तो अब आप यहाँ पे खुद देखो कि हम अगर मान लो y1 की वैल्यू पुट करते हैं, y1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा y2 नहीं, हाँ y1 की वैल्यू पुट करेंगे और x2 और y2 तो हमारा है ही पहले से ही, तो हमारा x1 की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इफ यू पुट x1 एंड x2 देन y1 एंड y2 कैन बी कैलकुलेटेड, सिंपल सी बात है। अगर x1 और देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर देखो हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं और x2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा x2 की वैल्यू तो y2 निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, सिंपल है। और जब x1 की पुट करेंगे तो इन तीनों की वैल्यू पुट हो चुकी है, तो हमारा y1 भी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल दो ही कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, मतलब दो ही कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है पूरे में। मतलब तुम समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर हम देखो, अगर हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं और x2 की वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कर लो हमने x2 की वैल्यू 2 ले ली, x2 की वैल्यू हमने कुछ भी ले ली, x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ले ली और x1 की वैल्यू 1 ले ली। तो अब आप खुद देखो x1 की वैल्यू 1 ली, और अगर हम इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में x2 की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y2 निकल जाएगा। तो हमें y2 पता चल गया, y2 पता चल गया। तो अब इसका मतलब हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम y1 तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो लेकिन हमने जो वैल्यू पुट करी केवल x2 और x1 की पुट करी थी, तो इसका मतलब क्या है, x2 और x1 की वैल्यू पुट करने से हमें y2 और y1 दोनों पता लग गया। इसका मतलब केवल दो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, या तो दो कोऑर्डिनेट वो कुछ ही हो सकता है, या तो हम x2 x1 ले लें, या फिर वो y2 y1 ले लें, या फिर वो x2 y1 ले लें, और या फिर वो हम ले सकते हैं x1 और y2। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना है? 2, क्योंकि दो ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है इसमें, समझे ना,
दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्यों है? अब आप देखो, और अब मैं यही वाला स्फेरिकल से करता हूँ। देखो, पता है स्फेरिकल से ज्यादा इजी पड़ता है कार्टेशियन के कंपैरिजन। जैसे हम ऊपर वाला भी एग्जांपल लेना, अब ऊपर वाले में देखो यहाँ पे हमने कितना कुछ करा था, हमने ये रिलेशन बनाया, वो बनाया, तब जाकर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ा, आर कांस्टेंट है, सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम बन। इसलिए ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि फिजिक्स ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इजियर टू हैंडल बाय यूजिंग प्लेन पोलर। समझे? सिंपल पेंडुलम की ज़्यादातर ना हम स्फेरिकल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी डायनेमिक्स बताना वो इजी हो जाता है। अब हम अगर यही वाला क्वेश्चन ना हम अगर उससे करते हैं स्फेरिकल से, ये देखो, बस एक एक सेकंड दो। ये और अब इसमें भी हम वही बनाएंगे, एक्स और वाई तो बनाएंगे ना, क्योंकि हमने कल भी देखा, हमने सब कुछ एक्स और वाई में करा है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। अब आप देखो, ये हो गया आपका ओरिजिन और ये हो गया आपका एल और ये भी हो गया आपका एल। ठीक है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, ये आपका हो गया m1 हो गया, ये हो गया आपका m2 हो गया। ऊपर वाले में शायद मैंने m1 पहले लिख दिया था, m2 पहले लिख दिया था, लेकिन कोऑर्डिनेट x2 और y2 थे, तो कर लेना है क्योंकि m का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखो एंगल बनाएंगे, एक एंगल तो बनेगा, देखो ये एक तो होगा एंगल, ये हो गया थीटा 2। ठीक है ना, ये थीटा 2 हो गया, हमें पता है ना, देखो ये जो जेड एक्सिस है ये आपकी तरफ है ना, और हम जो थीटा एंगल लेते थे स्फेरिकल पोलर में वो जेड एक्सिस से लेते थे, जेड एक्सिस से आर की तरफ। जो ये एल है ना, ये आर है यहाँ पे, ये यहाँ पे आर है। ठीक है ना, आर है ये। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम जो दूसरा एंगल लेंगे ना थीटा का, वो देखो देखो लेंगे ऐसे, ये इसके पैरेलल, और ये है ना, ये हो गया आपका थीटा 1। तो यहाँ पे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, टोटल टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं टोटल, टोटल है देखो, थीटा देखो 1 थीटा 2। R1, ये R1 है, ये R2 है ना, देखो टोटल बोल रहा हूँ, R1 R2 थीटा 1 और थीटा 2, है ना। लेकिन अब आप खुद देखो, ये जो R1 है और R2 है, ये तो L है ना, और L क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टोटल कोऑर्डिनेट्स आपके कितना है, केवल टोटल कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं आपके क्यू आई जो आए हैं वो थीटा 1 आए एंड थीटा 2 आए। और थीटा 1 और थीटा 2 में कितना भी कर लो कोई रिलेशन नहीं बनने वाला, ज्योमेट्रिकल रिलेशन, जो रिलेशन तुम्हारा ज्योमेट्री से ऑब्टेन हो, जो हमने डायग्राम बनाया इससे जो कोई रिलेशन ऑब्टेन नहीं हो सकता है, कोई कांस्टेंट रिलेशन ऑब्टेन नहीं हो सकता है। तो इसके हम बोलेंगे कि इसके इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं थीटा 1 एंड थीटा 2, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। अब आप देखो, इससे भी 2 आ रहा है और कितना सिंपल आया, और एक यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो कितना कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, इससे भी देखो 2 आया। समझे ना कि हम कोऑर्डिनेट कुछ भी यूज कर सकते हैं, आया समझ में? अब हम मतलब आ गया ना, या और एक दो एग्जांपल और दूं? हम्म, हेलो, को कुछ आ पूछना गया भी हो भैया। तो बोल सकता है। हाँ, संदीप कुछ पूछ रहा है। बोलो। हाँ बोलो। चलो छोड़ो, मैं अगर और एग्जांपल है, मैं जो अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, मैं उसमें उसमें आपको बता दूँ। ठीक है, हाँ हाँ, अब हम बोलो संदीप। आ गया सर, आ गया, समझ में क्लियर है। ओके ओके। अब ना हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमें एक एक आइडिया तो हो ही गया यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमें यहाँ से पता चल चुका है कि इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जितने होते हैं ना, वो उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उतना ही फ्रीडम रहता है किसी भी पार्टिकल को डायरेक्शन में जाने का, मतलब उतना ही फ्रीडमनेस रहती है। तो अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स भी, क्योंकि ये वेरी करते हैं। कॉन्स्टेंट्स तो पता ही है ना, वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। हम ऐसे हम करते हुए आए हैं, ये पहले वाले से तो हम निकाल लेंगे। अब देखो दूसरी क्या है, एक फॉर्मूला भी होता है इसका। फॉर्मूला वही है जो हम करते हैं, बस ये फॉर्मूले को उसमें लिख दिया। देखो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, या फिर मैं लिख दूं टोटल कोऑर्डिनेट्स। देखो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट्स माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। ये तो हम करते आए ना, कांस्टेंट रिलेशन माइनस कर देते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा ना, पूछ लो, फिर बाद में ना फिर सबके लिए भी वो होगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो अभी पूछ लो जो चल रहा है। तो अब आप देखो नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट्स माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। अगर देखो हमने ये देखो हमने ये वाला करा था ना, ये वाला करा था, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना आया था, 2 आया था। क्यों आया था, नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट्स कितना है, 4। नंबर ऑफ कांस्टेंट रिलेशन कितना है, 1। ये हो गया आपका 1, और और ये हो गया आपका 2, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो 2 2 4 माइनस 2 2, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 आया। समझे ना। जैसे हमने ऊपर वाले इसमें भी ना, जो हमने ये वाला करा था, इसमें भी देखो, इसमें भी कांस्टेंट रिलेशन केवल एक ये वाला है, ये है कांस्टेंट रिलेशन। और टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने, 2 2 में से एक कांस्टेंट रिलेशन गया, तो आपका आ गया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और मैंने यही ये लिखा है, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देता हूँ। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें, पहला तो ये कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मैं लिख लेता हूँ। चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ऑफ अ पार्टिकल, ये आपको पता भी होगा, मूविंग इन 3D। मूविंग 3D बोल दो, या स्पेस भी जो हम बोलते हैं ना, जब स्पेस बोलते हैं तो वो 3D होता है, 3 डायमेंशन ही होता है। ठीक है, या फिर स्पेस एंड टाइम बोलते हैं तो उसे 4 डायमेंशन बोलते हैं। तो ये कितना है पता ही है आपको, 3 आएगा। कोई पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो वो फ्रीडम है पूरा तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, है ना। लेकिन आपको ना ये शायद नहीं पता होगा, जब मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन मूविंग ऑन प्री डिफाइंड सरफेस। प्री डिफाइंड सरफेस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 2। प्री डिफाइंड सरफेस का मतलब है कि कोई जैसे सर्कल है, ये सर्कल है, मान लो सर्कल का ऊपर का है, और ये कोई पार्टिकल है जो इस पे मूव कर रहा है। तो हमें सर्कल की इक्वेशन पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है इस सरफेस की इक्वेशन। तो अगर कोई पार्टिकल किसी प्री डिफाइंड सरफेस पर रहता है ना, मूव करता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। और मैं इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी इसका इसका करेंगे। और ऐसे ही अगर हम निकालें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्री डिफाइंड लाइन, तो इसका 1 ऑब्वियसली, मतलब कि ऑब्वियसली तो नहीं, पर मैं इसका प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये 1 क्यों है। प्री डिफाइंड लाइन का मतलब है कि ये कोई लाइन है और इस पर पार्टिकल है, और इस लाइन की हमें कुछ इक्वेशन पता है। तो प्री डिफाइंड पता है ना, प्री डिफाइंड मतलब कि वही कि पहले से पता है, पहले से डिफाइंड है, उस सरफेस की इक्वेशन है, उस लाइन की इक्वेशन। तो अगर पता है तो उसका 1 होएगा लाइन में। ठीक, और एक मैं इन जनरल लिख देता हूं, अगर इफ देयर आर n particles moving in d dimension, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा d इंटू एन माइनस के, वेयर d मतलब हो गया आपका डायमेंशन, n हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और k हो गया आपका नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट रिलेशन। ठीक है,
अब देखो ये तो सिंपल है ना, हम ये है ना, ये तो हम किसी का भी मतलब करते ही आ रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे तुम्हारा बोप था, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था, 1 था, है ना, वो कौन सी डायमेंशन में था और कितने कॉन्स्टेंट, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल 1 था और डायमेंशन हमने x5 यूज करा था तो 2 था, 2 डायमेंशन 2 into 1, और माइनस यहाँ पे कोई एक कॉन्सेंट्रेशन आया था 2 into 1 तो -1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो उसमें भी तो देखो 1 ही आया ना ऊपर, हमने करा है, तुम भूल गए होगे। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है ना, तो हम यही तो करते हैं ना, बस इन जनरल लिख दिया हमने। अब मैं आपको ये प्री डिफाइंड सरफेस वाला मैं बताता हूँ एग्जांपल देके, तो थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ठीक लगेगा, है। फिर कैलकुलेशन आएगा ना, वो मैं थोड़ी सी, हाँ एक क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? संदीप, हाँ बोलो फटाफट। क्लियर है सर, समझ में आ गया। ओके। भैया आप एक बार देख लो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, या दोबारा से आज रात जागना पड़ेगा। अच्छा, एक सेकंड देख रहा हूँ। चल रहा है। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ आपको, एक पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्फीयर, पार्टिकल स्फीयर पे मूव कर रहा है, ठीक, ये हमारा स्फीयर हो गया, और हम इसके कोऑर्डिनेट्स और ले लेते हैं बस साथ के साथ। ये लाइन दिख रहा है आपको या ज्यादा हो गया? बहुत पतला हो गया, थोड़ा थिक करो। कोऑर्डिनेट्स ही लिख रहा है, सर कोऑर्डिनेट ही लिखूंगा, चलो मैं कर देता हूँ, एक सेकंड, अब सही है। अभी भी नहीं दिख रहा? ठीक है। काम चल जाएगा। हाँ, जस्ट वो कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हो तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट के लिए करो, वही मैं जान पूछ लिया। ये y हो गया, ये x हो गया, और ये z हो गया। अब ना जो आपका पार्टिकल है ये यहाँ पर कहीं भी मान लो यहाँ पर है, इसमें भी देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, ठीक, ये पार्टिकल है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y और z, ठीक है, ये हम वही करते आ रहे हैं। और ये हो गया आपका ओरिजिन हो गया, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए 0,0,0, है ना, ये तो कार्टेशियन का, अगर कार्टेशियन का ओरिजिन है ना 0,0,0,0 हो जाएगा। और अब आप देखो अगर हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं, एक सेकेंड, ये हमने कनेक्ट किया और ये हो गया आपका आर, मतलब वैसे बना लेना, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है, कार्टेशियन से कर रहा हूँ, देखो मैं पहले, हाँ मैं सॉरी स्पेलिंग, तो देखो ये कार्टेशियन से कर रहा हूँ। अब आप देखो, अब प्री डिफाइंड सरफेस का इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आना चाहिए, प्री डिफाइंड सरफेस की वजह से जो मैंने ऊपर लिखा है 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आना चाहिए, ठीक। अब हम ये प्रूव करते हैं, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, अगर मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट टोटल नंबर के लिखूं 3 है, हाँ, तो अब इसमें हमें 2 लाने के लिए देखो इसमें कांस्टेंट रिलेशन बनेगा एक। अब आप सोचो इसमें कांस्टेंट रिलेशन सिंपल बन रहा है ना, ये x² + y² + z² इक्वल्स टू r, और ये आपका रूट है ना, ये तो होती है क्या बोलते हैं सर्कल की 3 डायमेंशन इक्वेशन, वो सॉरी स्फीयर, सॉरी मैं स्फीयर सर्कल नहीं स्फीयर, है ना, स्फीयर की इक्वेशन ये तो होती है। अब ये कांस्टेंट रिलेशन ही तो है। अब आप देखो इसमें खुद देखो, अगर मैं 3 कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट में अगर मैं देखो r तो आपका कांस्टेंट है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हमेशा एक कुछ भी वैल्यू रहेगी। अगर मैं z की और y की वैल्यू पुट करता हूँ तो x की निकल जाएगी क्योंकि r तो कांस्टेंट है, या फिर मैं x और y की पुट करता हूँ तो z की निकल जाएगी। ऐसे सिमिलरली हम 2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो तीनों के कोऑर्डिनेट है ना, ये मतलब कि इसमें क्या है कि 2 कोऑर्डिनेट आपके, तो सॉरी मैं एक सेकंड, मतलब इससे पता चल रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब कि z की वैल्यू पुट करेंगे और y की पुट करेंगे तो x निकल जाएगा, मतलब कि x और y डिपेंडेंट है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आएंगे ना वो केवल 2 ही तो आएंगे, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, मैं थोड़ा मतलब ये बोल नहीं पाता। देखो z की पुट करेंगे तो और y की पुट करेंगे तो हमारा x निकल जाएगा, मतलब कि x y और z केवल यही इंडिपेंडेंट है और r तो हमारा कांस्टेंट है। ऐसे ही हम x और y की पुट करेंगे तो हमारा z निकल जाएगा,
ठीक है, तो हमारा एक्स और वाई दो ही तो इंडिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट अगर हम क्यू आई लिखें, जनरल कोऑर्डिनेट लिखें, तो केवल दो आएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ले लो या फिर वाई जेड ले लो, क्योंकि इन दो की वैल्यू पुट करने पे ही, या फिर हम जेड एक्स ले लो, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, दो। समझे कैसा है? और यही तो हमने प्री डिफाइंड सरफेस में लिखा था, प्री डिफाइंड सरफेस, ये रहा दो। समझे नहीं समझे, दोबारा से बताऊं? समझ गए भैया। हाँ, तो ना अब देखो, अब यही ना मैं तुम्हारे क्लियरिटी के लिए मैं एक बार आपको ये तो हमने कार्टेशियन से किया, अब एक बार ना स्फेरिकल से और कर लेते हैं, तो तुमको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। एक बार ये इससे और कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। ये देखो, वाई एक्स और जेड, और ये हो गया आपका ओरिजिन, और यहाँ पर हो गया आपका पार्टिकल, ये हो गया आपका पार्टिकल, पी पार्टिकल है। और हम एक बार ये और कनेक्ट कर लेते हैं। आर है, आर पता ही है, ओरिजिन से बनता है स्फेरिकल पोलर में, मैंने कल बताया था, और जिसको नहीं पता एक बार वो देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो रेडियस है आर। इस टाइम अभी मैं वो वाला, ये तो हो गया आपका थीटा एंगल, ये जो एंगल है ये तो आपका थीटा हो गया ना, ये तो मतलब, हाँ ये तो थीटा एंगल हो गया ना, मैं कल मतलब बताया तो था कि जो थीटा एंगल होता है वो जेड एक्सिस से बनता है और आर पे बनता है, और यहाँ पे ना जो स्मॉल आर है, जो इसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा और फाइव, 3 डायमेंशन की बात हो रही है, इसलिए हम 3 कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइव, हाँ आर थीटा फाइव, तो 3 कोऑर्डिनेट है। आप देखो यहाँ पर, आप देखो इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बताऊं तो वो तो 3 है। 3 कौन कौन सा है, आर थीटा फाइव है। लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात बताऊं, इंडिपेंडेंट के लिए पहले आप खुद देखो, आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, जो स्मॉल वाला आर है वो तो कोऑर्डिनेट वाला है, वो तो ये वाला है, और ये आर जो कैपिटल है वो तो रेडियस है, तो आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप थीटा और फाई के बीच में कोई रिलेशन बना ही नहीं पाओगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होते हैं, इसमें कौन कौन से, थीटा एंड फाई। तो इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2। समझे ना, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2, और इस वाले केस में भी 2 है। इसलिए कहते हैं कि जो आपका पेंडुलम वाले केसेस होते हैं ना, उसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करना ज्यादा इजी रहता है डायनेमिक्स सोल्व करने के लिए, क्योंकि देखो इसमें कितना इजी निकला, और इसमें देखो हमने कितना कुछ करा, मतलब एक कांस्टेंट रिलेशन बनाया, इसमें कांस्टेंट रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही मैंने बताया कि प्री डिफाइंड सरफेस हो, अगर मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि प्री डिफाइंड सरफेस है, अगर सरफेस का इक्वेशन हमें पहले से ही पता है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी, ऐसी प्री डिफाइंड लाइन है उसमें 1 आएगी। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है। चलो, हाँ चलो, अब हम देखते हैं और कुछ। हाँ चलो, ये और मैं करा देता हूँ आपको। अब आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना कि 2 पार्टिकल्स connected rigidly and moving in 3D। अब ना यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं हमारे, ये है एक, ये 2 पार्टिकल हैं, और ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये जो रिजिडली कनेक्ट है, ये ना रिजिडली है, मतलब जैसे कोई रोड से एक दूसरे से पार्टिकल बने हुए हैं। तो हम इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। तो इस वाले जो ये हो गए पार्टिकल P1 ले लो, और ये ले लो पार्टिकल P2 ले लो, तो P1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके x1 y1 और z1, और इसके आ जाएंगे x2 y2 और z2। देखो जो भी नहीं आया ना समझना, पूछ लेना, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, पूछ लेना, क्योंकि मैं तो ये सोच के साथ चल रहा हूँ कि मेरे समझ में आ रहा है। और ये हो गया एल लेंथ। अब आप खुद देखो इसके टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं, इंडिपेंडेंट नहीं टोटल। तो टोटल तो हम लिख देंगे x1 है, y1 है और z1 है
और यहाँ पे x2 है और y2 है और z2 है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब इंडिपेंडेंट के लिए कांस्टेंट रिलेशन निकालेंगे। अब इसमें एक कांस्टेंट रिलेशन डिस्टेंस फॉर्मूले से बन रहा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से बन रहा है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या बन रहा है, जब हम कोऑर्डिनेट पता होता है ना, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर। तो एक और अगर हम अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ पे l ये चला जाएगा। तो अब आप खुद देखो, यहाँ पे एक कांस्टेंट रिलेशन बन चुका है हमारा, है ना, एक कांस्टेंट रिलेशन बन चुका है। और जो हमारा फॉर्मूला था डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो क्या था? n, मतलब वो डी डायमेंशन इंटू n नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। तो k तो हो गया 1, माइनस पार्टिकल कितने हैं 2, और डायमेंशन कितनी है 3, 3 2 6 इक्वल टू 5। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5, ठीक है ना। और इसमें कहते हैं कि इसमें 3 ट्रांसलेशन होते हैं और आपके 2 रोटेशनल होते हैं। 3 ट्रांसलेशन मतलब ये कह सकते हैं ऐसे कि ये मतलब थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग रहता है। तो 3 क्या है, ये रिजिडली कनेक्ट है, तो एक बार ये पूरी रोड एक्स डायरेक्शन में जा सकती है, एक बार वाई में जा सकती है, एक बार जेड में जा सकती है। तो सिंपल ये है। और रोटेशन का इसमें यही होगा कि एक बार ये ऐसे रोटेट कर लेगी, पर ये ना थोड़ा ना मुझे भी है ना कंफ्यूजिंग रहता है। किसी को पता हो तो बताओ। एक बार भी ऐसा हो सकता है कि एक बार जैसे एक्सिस के सम एक्सिस पे रोटेट कर ले, और एक बार किसी एक कांस्टेंट होके उसके, जैसे एक बार P1 को कांस्टेंट कर लिया, सेंटर मान के रोटेट कर लिया, और एक बार इसको एक्सिस पे रोटेट कर लिया। एक बार तुम कह रहे हो P1 को सेंटर मार के एक सर्कल की तरह रोटेट कर लिया, एक बार P2 को। नहीं नहीं, एक बार P1 को मतलब सेंटर मार के रोटेट कर लिया, P1 या P2 को, वो तो बात यही क्यों गई। हाँ और हाँ हाँ हाँ। एक बार मतलब खुद ही घूम गया, मतलब उसमें P1 P2 दोनों रोटेट कर रहे अच्छा, हैं। कहने का मतलब बीच में से एक्सिस जा रही है और दोनों रोटेट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, मतलब मेरे को ना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मुझे तब भी थोड़ा कम ही आया था। चलो ये देख लेना, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बोलूँ ना, कि अगर यहाँ पर हमने रिजिड लिया था, अब यहाँ पर ना हम नॉन रिजिड लेंगे। जो ये बीच में जो ये कनेक्टेड है ना, अभी नॉन रिजिडली कनेक्टेड है, नॉन रिजिडली कनेक्टेड। नॉन रिजिडली कनेक्टेड का मतलब अब बीच में ना कोई वहाँ पे आयरन की रोड नहीं है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो आयरन की रोड से कनेक्ट है। तो अब यहाँ पर ना आयरन की रोड की तरह कनेक्ट नहीं है। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल यहाँ पे ये है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। और अब यहाँ पे ना रिजिडली कनेक्ट नहीं है। तो देखो P1 और P2, और ये जो L है ना, ये टाइम का फंक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इधर भी जा सकता है ना, और ये यहाँ तो यहाँ भी रह सकता है, पार्टिकल इधर भी जा सकता है, क्योंकि रिजिडली कनेक्ट नहीं ना, मतलब काइंड ऑफ हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम इसको ना स्प्रिंग से कंपेयर कर लेते हैं। देखो अब ना हम इसे स्प्रिंग से कंपेयर कर लें, यहाँ ना ऐसे कंपेयर कर लेंगे हम इसे, क्योंकि रिजिडली नहीं है। रिजिडली में तो एक दूसरे के पास जा ही नहीं सकते थे, ना ही एक दूसरे के दूर जा सकते थे, बस कनेक्टेड है एक जगह। लेकिन इसमें हम इसको हम जो बोलते हैं ना, ये एल टी का फंक्शन हो जाता है टाइम का, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसका वही निकालेंगे, इसमें भी क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके भी x1 y1 और z1 है, और इसके भी x2 y2 और z2 है, और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे भी जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे भी 6 है। अब देखते हैं इसमें कोई कांस्टेंट रिलेशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर, जो कि t का फंक्शन है। अब पता है, जब भी आपका वो आ जाता है, ये कांस्टेंट रिलेशन नहीं होता। जब भी आपका टाइम आ जाता है ना, ये कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को ना हम स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट बोलते हैं, पर इस कांस्टेंट को ना हम कंसीडर नहीं करते। देखो मेरे नोट्स में लिखा है, दिस इक्वेशन इज नॉट कांस्टेंट रिलेशन एज वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स और एज दे। हाँ 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 हाँ, देखो आप देखो इसमें एल टी आपका कांस्टेंट थोड़ी है ना। ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, कभी एल इंक्रीज हो रहा है, कभी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, यहाँ पर हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, और की वैल्यू निकलेगी नहीं। जब तक हम x2 x1 y2 y1 z2 और l इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके हमें z1 की वैल्यू निकलेगी। समझे ना, मतलब हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसमें ना ये कांस्टेंट रिलेशन नहीं होता, इसे कांस्टेंट रिलेशन कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आती है ना आपकी 6 आती है, और 6 में 3 ट्रांसलेशन होती है, और 2 रोटेशनल होती है, और एक होती है वाइब्रेशनल।
समझे? हाँ भैया। ठीक, तो एक अब थोड़ा वो कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें से कभी कभार दे देते हैं। देखो रिजिड बॉडी सबको पता है ना, रिजिड बॉडी क्या होता है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल कांस्टेंट, मतलब कोई भी रिजिड बॉडी है उसके उसमें अगर हम दो पार्टिकल ले रहे हैं ना उस रिजिड बॉडी पे, तो उन दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ना कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द डायनेमिक जो भी हम उसमें कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इज कांस्टेंट। और रिजिड बॉडी बनने के लिए तीन या तीन से ज्यादा पार्टिकल अगर एक साथ हैं तभी वो रिजिड बॉडी है। अगर तीन से कम पार्टिकल है ना, मान लो दो पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल का तो कोई मतलब नहीं बॉडी का, बॉडी में उसमें वो नहीं करने के। तो अगर दो पार्टिकल है तो हम उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, या डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल, तुमने पढ़ा भी होगा ना। दो जो अभी हमने ये ऊपर पढ़ा है ना, देखो ये जो स्प्रिंग से ऊपर वाला पढ़ा है, इसको ना हम डायटोमिक रिजिड बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे एक और कनेक्ट हो जाता, मान लो यहाँ पे एक और कनेक्ट हो रहा है इससे, तो फिर ये एक रिजिड बॉडी बन जाता। रिजिड बॉडी में तीन या तीन से ज्यादा की जरूरत होती है। अब आप ना, अब मैं ना यहाँ पे देखो कोई भी एक रिजिड बॉडी ले लेता हूँ, ये हमारी एक रिजिड बॉडी है। अब इस पे एक पार्टिकल ले लिया मैंने यहाँ पर, एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी, और इन दोनों के बीच का ये हो गया इन दोनों के बीच का ये हो गया, देखो कितना पतला हो गया। हाँ, इन दोनों के बीच का ये हो गया, कोई डिस्टेंस हो गया। अभी हम यही निकालेंगे। देखो अब ना हम यहाँ पे लेंगे हमारा आर वेक्टर, हम पोजीशन वेक्टर निकालें। देखो ये हम ना पोजीशन वेक्टर निकाल लें ए और बी का, तो यहाँ पे हो गया ओ ओरिजिन। और तो अब यहाँ पे हम जब इसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो हम कर देंगे ऐसे कनेक्ट और ये ऐसे कनेक्ट, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे रहेगी और इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। तो ये मान लो ये हो गया आर ए वेक्टर। पता है ना पोजीशन वेक्टर से पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम कहीं भी ओरिजिन ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ लिया है, ये तो केवल पोजीशन डिफाइन करने के लिए है। और ये आपकी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल ले लिए, दो पार्टिकल ले लिए और उनके बीच में ए और बी, ए बी डिस्टेंस है। तो आपको पता है ना ये ए बी डिस्टेंस, ए बी वेक्टर कितना निकलेगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पता है ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, या रिवाइज कराऊं? अगर आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, और जब हम ये वेक्टर सी बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं आर वेक्टर, तो ये जो आर वेक्टर निकलता है ना, ये निकलता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये आर ए वेक्टर, और इस वाले केस में आर वेक्टर आर बी वेक्टर, इस केस में हम लिख सकते हैं आर बी वेक्टर इक्वल्स टू आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, समझे। इसलिए ए बी वेक्टर को मैंने लिखा है आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, तुम्हारा थोड़ा रिवाइज करने के लिए मैंने करा दिया बस, ठीक है। तो अब देखो, और हमें पता है अब अगर हम मॉडुलस निकालें, देखो इसका आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालें, इसका मतलब ए बी जो पार्टिकल है इनके बीच का डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये है, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हम कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक। अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं, तो कांस्टेंट का स्क्वायर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। अब देखो एक वेक्टर में प्रॉपर्टी होती है, अगर वेक्टर ए ये ना स्क्वायर कर दिया, ओ सॉरी अभी नहीं, देखो ये ना जब स्क्वायर करा ना हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, देखो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट। हम ऐसे मॉडुलस को खोल देते हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को जब हम करते हैं तो इसे हम वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर भी कर देते हैं और ए स्क्वायर भी कर देते हैं, तो ये ए स्क्वायर ही तो है यहाँ पे, ये जो ए स्क्वायर है ना, हो गया, ये जो ए स्क्वायर है ये यही तो है, ये वाला आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर है ना। मॉडुलस को हम एक सिंपल वेक्टर हटा के लिख सकते, मतलब तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसे। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं,
तो अब यहाँ पे देखो हम पहले आर बी पहली वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं, आर बी वेक्टर डॉट माइनस आर ए वेक्टर डॉट। डॉट का मतलब ही तुम समझिए ना, जिसको अगर नहीं पता ना, डॉट का मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है डिफरेंशिएट बाय dt, ठीक है, dt से। और यहाँ पे कोई तुम्हारा कोई भी फंक्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आर बी वेक्टर आ रहा है, तो आर बी वेक्टर डॉट का मतलब है, आर बी वेक्टर डॉट का मतलब है कि डी आर बी वेक्टर बाय डी टी, ठीक है। ये जस्ट मैं तुम्हें रिमेम्बर करने के लिए बता दिया। हाँ, तो ये करेंगे और सेकंड टर्म हम वैसे ही छोड़ देंगे, तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर फिर प्लस, और फिर मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ, माइनस आर ए वेक्टर और यहाँ पे आर बी डॉट, मतलब ये डॉट ऊपर आएगा, और माइनस आर ए वेक्टर डॉट इक्वल्स टू जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ तो ऑब्वियसली जीरो आएगा ना। अब हमारा ये आ गया, अब हम इसे ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं, एक सेकंड। ये फोन कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ना हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये ट्वाइस ऑफ आर बी वेक्टर डॉट माइनस आर ए वेक्टर और डॉट डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पे भी ना ये सब डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर के बीच का अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं होता, हमेशा आगे डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। एक तो हमें कंडीशन देखो ये निकली, ये मिली है। ये क्या क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि डायनेमिक्स मतलब कि हमें बताओ रिजिड बॉडी की, तो कैसे बतानी है। एक तो ये तो हमारा निकल गया सिंपल सिंगल डॉट वाला। अगर हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगेन करते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो जब हम दोबारा करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, टाइम बच जाए। तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर डबल डॉट, फिर यहाँ पे आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर प्लस, और ये आर बी वेक्टर डॉट माइनस आर ए वेक्टर, और ये मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ये आएगा। ये करके दिखाऊं एक्सेलरेशन का, छोड़ दूं? ये डबल डॉट का मतलब होता है एक्सेलरेशन, कर लोगे ना। ये हमारा सिंपल ये आ जाएगा। ये हमने रिजिड बॉडी का मतलब कि पूरा मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमने पूरा देख लिया है। और यहाँ से तो हमें, हाँ यही यही सब कुछ निकल पाएगा इससे। तो भाई यही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जैसे कि हमें एक्स ए वेक्टर और एक्स बी वेक्टर दो वेक्टर दे दिए हैं, पोजीशन वेक्टर दे दिए हैं कि दो पॉइंट है ऑन द रिजिड बॉडी, तो उसमें से कौन सा मतलब कि ये क्वेश्चन मतलब ये चेक करनी पड़ती है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर बोल देना कि रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स बताओ, तो डायनेमिक्स से तो बता रहा है सिंगल डॉट आ गया। सिंगल डॉट का मतलब वेलोसिटी यहाँ से पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट आ रहा है। तो रिजिड बॉडी की हमें डायनेमिक्स ऐसे पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम ना डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी की थे, हमने रिजिड बॉडी की जो फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं ना हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ना रिजिड बॉडी की, वो उस फॉर्मूले से नहीं निकल पाती। जैसे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जो था आपका डी एन माइनस के, इस फॉर्मूले से नहीं निकल पाती डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, आप बोलोगे ऐसे कैसे निकलेगी। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर रिजिड बॉडी है कोई, एक सेकेंड, अगर ना कोई यहाँ पे रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये मूविंग और ये 3D में मूव कर रहा है, तो कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है अब इसकी हमें। अब देखो, अब हम सिंपल उस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला गलत प्रूव करना है ना, इस फॉर्मूले से निकल पाती एन डी माइनस के। अब हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हम कांस्टेंट इक्वेशन है ना, ये और मैं बताता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कांस्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर दो पार्टिकल ले लिया हमने ए और बी, तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कांस्टेंट निकालने की जो इक्वेशन रहती है ना, वो होती है NC2। एन पार्टिकुलर से हमने दो सेलेक्ट कर लिया ना, तो ये जब हम इसे सोल्व करेंगे तो n-1/2 आएगा। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 10, डायमेंशन होगी 3 माइनस के,
के हो गया एन एन माइनस वन बाई टू, तो यहाँ हम कर देंगे 10, 10 माइनस वन यहाँ पे 9 बाई टू। तो जब देखो अब इसे सोल्व करो, 10 इंटू थ्री माइनस और ये 90 बाई टू और ये हो जाएगा 30 माइनस 45 और ये माइनस 15। अब देखो नेगेटिव में आ रहा है, तो इस यहाँ से पता चलता है जो रिजिड बॉडी के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला था ना, वो यहाँ पर मतलब कि वैलिड नहीं है। तो इसलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रिजिड बॉडी है ना वो अलग डिस्कस करते हैं हमेशा, हर बुक में वो अलग अलग दी हुई रहती है। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी, अभी तक तो हमने सिंपल पार्टिकल्स की देखी है, अब यहाँ पे देखो रिजिड बॉडी की देखते हैं। अगर देखो रिजिड बॉडी अगर तुम्हारी मूव कर रही है फ्रीली, मूविंग फ्रीली इन 3D, 3 डायमेंशनल मूव कर रही है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है 6, ठीक है। 3 रहेगी ट्रांसलेशनल और 3 रहेंगी रोटेशनल, वो भी अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, 3 रोटेशनल। अगर कोई भी आपको रिजिड बॉडी दे दी ना और उसमें वो 3 डायमेंशन मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है ना वो एक्स में जा सकती है, वाई में जा सकती है, जेड में जा सकती है पूरा, तो 3 ट्रांसलेशन हो गई। और 3 रोटेशन यही है कि वो ऐसे रोटेट कर सकती है एक एक्स वाई प्लेन में, और एक शायद ऐसे रोटेट करेगी और एक शायद जेड प्लेन में ऐसे रोटेट करेगी शायद, मुझे लगता है, या फिर ऐसे रहेगा कि ये ऐसे रोटेट करेगा। पता है किसी को, ये थोड़ा रोटेशन में तो मुझे थोड़ा वो रहता है, ट्रांसलेशन में तो क्लियर रहता है किसी को आइडिया? क्या कह रहा है, क्या हेलो, कह रहा है, फिर से एक बार बोलना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है रिजिड बॉडी की, एक बार तो चलो एक्स डायरेक्शन में चली गई रिजिड बॉडी, वाई में चली गई, जेड में चली गई, तो ये तो हो गए 3 ट्रांसलेशनल। लेकिन 3 रोटेशनल ये कैसे बनता है? रोटेशन में मुझे थोड़ा डाउट है, मतलब ये रोटेशन, ऐसे रोटेट करता है हाँ, लेकिन सेंटर ऑफ मास के। रिजिड बॉडी है ना, तो आपका तीनों एक्सिस में रोटेशन हो सकता है। और जब हम वो ले रहे थे एक दो पार्टिकल का जो ऊपर लिखा था जिसमें 5 आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो उसमें आपका रोटेशन एक एक्स एक्सिस के अलोंग कर सकता है, एक वाई एक्सिस के, लेकिन अगर नहीं सॉरी जेड एक्सिस के, और अगर वो एक्स एक्सिस पे लाइंग है तो उसके अलोंग अगर रोटेट करेगा तो वो पता भी नहीं चलेगा, लाइक वो सीधा ही रहेगा, मतलब उसके अलोंग रोटेशन नहीं दिखेगा। मान लो कि वो एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ है, तो आप उसको जेड एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हो, वो विजिबली दिखेगा अगर तुम एक्स एक्सिस के साइड से खड़े हो। लेकिन अगर तुम एक्स एक्सिस के अलोंग करोगे और उसी पे खड़े हो, बट दिखेगा ही नहीं ना वो घूम रहा है करके। तो इसमें रिजिड बॉडी में दिख जाएगा, मतलब उस, अच्छा। क्योंकि रिजिड बॉडी का जो मतलब वो होता है डायनेमिक, क्या क्या कहते हैं, सिस्टम होगा वो एक उसकी तरीके से नहीं होगा जो। और कोई कुछ बोल रहा था, संदीप और सुरेंद्र कुछ बोल रहे हो, बोलो। हाँ बोल रहा भैया, था। मेरा पॉइंट तो वही था, जैसे आपने बोला ना कि अबाउट एक्सेस, तो तीनों एक्सेस के अबाउट अगर एक बॉडी को हम फिक्स कर दो ओरिजिन में, तो दूसरे के साथ हम लोग तीनों एक्सेस के अराउंड रोटेट कर सकते हो, तो कैसा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, मैं इस पर थोड़ा और मैं देखूंगा, है ना। देखो अब अगर कोई रिजिड बॉडी है ना और उसका एक पॉइंट है, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है ना, और इसका एक पॉइंट अगर फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब कि केवल देखो ट्रांसलेशन तो होने से गई, क्योंकि ये तो यहाँ पे फिक्स है ना, ये एक्स एक्सिस है, या ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है। अब ये तो फिक्स हो चुका ना, एक पॉइंट पे फिक्स हो चुका है, तो अब ये ना ये एक्स में जा सकता है, ना ये वाई में जा सकता है, ना ही ये जेड में जा सकता है, तो ट्रांसलेशन तो इसमें होगा 0। अब इसमें केवल रोटेशन रहेगा, और वो इसकी इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगी, ये तीनों उसमें रोटेट कर सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके रोटेशनल की इस वजह से है। और अब देखो अगर रिजिड बॉडी में अगर दोनों विद 2 फिक्स्ड पॉइंट, अगर 2 फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो हमारी रिजिड बॉडी ऐसे है और एक पॉइंट ये फिक्स्ड है, एक पॉइंट ये फिक्स्ड है, तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा ना, देखो ट्रांसलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब रोटेशन देखो कैसे है, अबाउट द एक्सिस घूमता है, तो ये सॉरी ये इस तरफ नहीं बनेगा, ये इस तरफ बनेगा ऐसे, तो ये ऐसे घूम सकता है ना, ये 2 पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन ये वाले और ये वाले तो फिक्स नहीं है ना, तो इस वजह से ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इस वाले केस में बनेगी वो 1 बनेगी।
और अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो रिजिड बॉडी अगर हमारी मूव कर रही है, रिजिड बॉडी मूव्स फ्रीली इन डी डायमेंशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका रहेगा d+1/2, है ना। अगर जैसे 3 डायमेंशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ रहा था ना, तो इसमें 3 पुट कर दो। इसमें पार्टिकल का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टिकल रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट रहते हैं, है ना। कुछ ऐसा तो है नहीं कि 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल। अगर 3 डायमेंशन देख ली तो 3 + 1/2, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पर देखो 6 आ गया आंसर। लेकिन जब हमारे पार्टिकल में फिक्स पॉइंट हो तो तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ये तो देखो हमें कॉमन सेंस से करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का ना ज़्यादातर कंसेप्ट कॉमन सेंस वाला ही रहता है। तो मैं एक सेकंड, हाँ हेलो, भैया हाँ हाँ जैसे हम बात कर रहे हैं ना रिजिड बॉडी की यहाँ पे, तो सिंपली एक कंस्टेंट तो ये मेरी होती है कि कोई भी दो पार्टिकल्स होंगे उनकी डिस्टेंस फिक्स होगी, ठीक है। तो एक मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, जो आपकी ट्रांसलेशन और रोटेशन बोला आपने, तो उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि अगर जैसे फिक्स पॉइंट कर लेना तो ट्रांसलेशन तो क्लियर है ना। अगर यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं पाएगा ना, ये पॉइंट इधर मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर ये पॉइंट मूव ही नहीं कर पाएगा तो पूरी बॉडी का ट्रांसलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ना एक्स में, ना वाई में, ना जेड में। और रोटेशनल का ना अबाउट दी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास रहेगा इसका यहाँ। ये 2 मिनट दीजिए, मैं अभी थोड़ा बहुत शेयर कर ग्रुप में। ओके ओके, मैं एक दूसरा पेज ले रहा हूँ, थोड़ा हैंग होने लग गया। करा है कुछ शेयर? मैं बता दूंगा भाई। चलो अभी आप बाद में बता देना, आप बाद में बता देना, है ना। देखो अब ना टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट करते हैं। देखो कॉन्स्टेंट ना मतलब कि 4 तरह के होते हैं, वही कॉन्स्टेंट रिलेशन वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं होलोनोमी। ठीक है, एक होता है होलोनोमी, होलोनोमिक कांस्टेंट, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। ठीक है, ये 2 तरह के कांस्टेंट है, 2 और पढ़ेंगे अभी। देखो होलोनोमिक कांस्टेंट में ना, अब आप सिंपल से एक एग्जांपल ले लो। अगर मैं अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है, स्फीयर ले रहा हूँ और पार्टिकल आपका यहाँ पर है, ये हो गया पार्टिकल। तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं एक्स वाई जेड थी तो बहुत सिंपल है, हम कार्टेशियन से कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन, हाँ ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये हो गया यहाँ से, ये आर डिस्टेंस बना रहा है, ये है पार्टिकल। तो ओरिजिन हो गया 0,0,0, ठीक है, और ये एक्स वाई जेड हो गया। तो इसमें जो कांस्टेंट रिलेशन बनेगा, ऑब्वियसली हमें सरफेस की इक्वेशन पता है ना। देखो ये वही है, प्री डिफाइंड सरफेस है, तो हमें ऑब्वियसली पता है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है ना। प्री डिफाइंड सरफेस पे 2 रहती है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट रिलेशन आया था हमारा, वो आया था x² + y², है ना। मतलब ऐसे ऐसे कर दो, या फिर कोऑर्डिनेट का ऐसे कर देना, x-0 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ओरिजिन है, फिर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर जेड स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे सिमिलरली करेंगे तो आर स्क्वायर। एक आया देखो कांस्टेंट रिलेशन ये। तो होलोनोमिक वो कांस्टेंट होते हैं जिसमें हम जो इक्वेशन बनती है ना, कांस्टेंट वाली इक्वेशन बनती है, अगर वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, समझ रहे हो। तो मैं लिख देता हूँ, ये वो कांस्टेंट होते हैं इन विच एन इक्वेशन, जो कि मैं ले लेता हूँ, एन इक्वेशन एक्सप्रेस्ड कांस्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन मतलब कांस्टेंट इक्वेशन, एन इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन एल्जेब्रिक फॉर्म, algebraic form algebraic form in terms of coordinate, in terms of coordinate।
समझ गए ना। तो जैसे ये हमारी जो इक्वेशन आई है ना, ये वाली इक्वेशन आई है, तो ये एक्स वाई जेड, ये मैंने जीरो ऐसे ही रख दिया, मतलब ऐसे स्क्वायर में ना, वो तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट का कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस जीरो इसका स्क्वायर, वाई माइनस जीरो स्क्वायर, जेड माइनस जीरो स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट है ना, तो मतलब इन टर्म्स अगर ऑफ वो उसका कोऑर्डिनेट। सेंटर 0 पे होगा तो 0, अदरवाइज मतलब अगर हाँ, कहीं और पे अदरवाइज होगा तो फिर अदरवाइज फिर रखना ये वो अगला पड़ेगा। कोड, हाँ हाँ वही मैं ना थोड़ा ज़्यादा उसमें भूल जाता हूँ। तो ना, तो यहाँ पर देखो इनकी जो इक्वेशन, जब ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, तो ये इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म में है ना, तो इस वजह से वो सारे कॉन्स्टेंट, होलोनोमिक कॉन्स्टेंट होंगे जिन्हें हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख पाए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नॉन नॉन होलोनोमिक। नॉन होलोनोमिक में आप मान लो कि एक, दोबारा से मैं सेम ही एग्जांपल में बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, हमने एक और स्फीयर लिया, ठीक, हाँ, और एक एक स्फीयर लिया, और इसमें हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं एक बार। ये है वाई, एक्स और जेड। ठीक, ये हो गया आपका जेड, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका एक्स, और ये हो गया ओरिजिन, 0,0,0 ओरिजिन हो गया। और अब ना पार्टिकल जो है आपका, वो यहाँ है। ठीक है, अब ना पार्टिकल अंदर है। अब ना, अब मैं आर बनाता हूँ, देखो आर इस वाले से बना लेता हूँ। ये है, ये पार्टिकल आर एस है, और ये तो हो गया रेडियस, इतना तो हो गया हमारा रेडियस। अब देखो, इसका पार्टिकल का वही एक्स वाई जेड निकलेगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड ही निकलेगा ना। अब देखो जो इसमें इक्वेशन निकलेगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, या तो आर, जैसे या तो पार्टिकल मैक्सिमम आर तक जा सकता है, या फिर आर से अंदर अंदर रह सकता है ना। पार्टिकल आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी या यहाँ भी हो सकता है, पर आर से ज्यादा नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता, अंदर हो सकता है। तो नॉन होलोनोमिक इन्हीं को बोलते हैं जिसमें इनइक्वलिटीज हुआ जाता है, जिन चीजों कांस्टेंट रिलेशन हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में नहीं लिख पाते, एल्जेब्रिक इक्वेशन में नहीं लिख पाते, तो उन कांस्टेंट रिलेशंस को हम नॉन होलोनोमिक बोलते हैं। ठीक है, ये वो कांस्टेंट रिलेशन होते हैं दैट इफ कांस्टेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन या एज एल्जेब्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इनइक्वलिटीज आ चुकी है, और ये एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज इक्वेशन है। ठीक है, तो ये होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक बता दिया। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट और आते हैं। ठीक है, दो कांस्टेंट और आते हैं, वो और करते हैं। एक आता है यहाँ पे थर्ड, रियोनोमिक, उसे बोलते हैं हम रियोनोमिक। रियो, एक होता है रियोनोमिक कांस्टेंट, और एक होता है आपका स्क्लेरोनोमिक, SCLERO, स्क्लेरोनोमिक। ठीक है, ये दो दो कांस्टेंट और होता है। अब देखो, रियोनोमिक कांस्टेंट वो होता है जिसमें टाइम एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली डिपेंड, एक्सप्लिसिटली दो वर्ड होते हैं ना, एक होता है इम्प्लिसिटली, एक होता है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि तुम्हें इक्वेशन में ही डायरेक्ट दिख जाए टाइम। ठीक है, डायरेक्ट ही इक्वेशन में टाइम अगर दिख रहा है तो वो टाइम एक्सप्लिसिटली है। अगर इम्प्लिसिटली हुआ है तो टाइम पर डिपेंड तो कर रहा है, पर टाइम इक्वेशन में नहीं दिख रहा, मतलब इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टाइम। तो और इसमें जब टाइम एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना हो, वो होता है स्केलर। ठीक है, और जैसा हमने जो भी अब तक एग्जांपल करे हैं ना, वहां पे किसी भी कांस्टेंट रिलेशन में, जितने भी आज एग्जांपल करे हैं, किसी भी कांस्टेंट रिलेशन में हमने टाइम नहीं देखा है। इसका मतलब जो हमने अब तक करा है ना, वो सारे स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट थे, प्लस वो सारे होलोनोमिक कांस्टेंट थे। किसी में इनइक्वालिटी भी तो नहीं देखा ना हमने। तो होलोनोमिक एंड स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट थे। अब चलो इसका एक 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 एग्जांपल कर लेते हैं रियोनोमिक और स्केलेरोनोमिक का, वो हो जाएगा कि देखो, भैया हाँ हाँ नॉन बोल, रिजिडली कनेक्टेड में देखा है हमने टाइम से। किसमें? नॉन हाँ हाँ रिजिड, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो आपका स्केलेरोनोमिक है, वो आपका वो सॉरी रियोनोमिक है, वो रियोनोमिक है, हाँ सॉरी सॉरी, क्योंकि उसमें वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, वो रियोनोमिक है। और प्लस उसमें इनइक्वालिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब वो रियोनोमिक भी है और होलोनोमिक भी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं देखो ये वाला था ना,
हाँ ये वाला था ना, देखो इसकी जो कांस्टेंट इक्वेशन आई ना, देखो ये वाली जो कांस्टेंट इक्वेशन आई है, ये वाली, तो इस वाली इक्वेशन में देखो टाइम पे तो डिपेंड है ये, तो इसका टाइम पे डिपेंड है, तो इसका मतलब क्या है, ये रियोनोमिक कांस्टेंट है, ठीक है। और ऊपर से एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये कोई इनइक्वालिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो ये प्लस ये तो ये होलोनोमिक है, और ऊपर से ये रियोनोमिक है, ठीक है ना, अगर कोई कांस्टेंट पूछे। हाँ अब देखो टाइम एक्सप्लिसिटली, अब देखो इसका एक एग्जांपल करते हैं। ये दो सर्कल हम ले रहे हैं, अब ना यहाँ पे देखो बस एक सेकंड और, ये दो सिचुएशन है, ठीक है, कभी आप सोचो वो है, ये दो सिचुएशन है, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है, ये हो गया z, ये x, और ये हो गया y, और ऐसे ही ये z, और ये x, और ये हो गया आपका y, है ना, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट है। अब देखो यहाँ पे ना पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल है p, और ये हो गया ओरिजिन। तो ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 टाइम पे, और ये जो पार्टिकल है ना, ये आपका ये है जो पार्टिकल मूविंग ऑन स्फीयर, हाँ ये पार्टिकल जो जिस स्फीयर पे है ना, ये आपका v नॉट वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है y डायरेक्शन में, ठीक है, y डायरेक्शन में ये वाला स्फीयर y डायरेक्शन में v नॉट से मूव कर रहा है। जब हम इसी को हम t इक्वल टू t पे देखेंगे, ये दो अलग अलग फिगर हैं, ये मत कंपेयर मत करना, ये अलग है। अब हमने ये t इक्वल टू t पर देखा, तो मान लो ये हो गया आपका पार्टिकल, तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देखो इस वाला जो पहला वाला कोऑर्डिनेट था उसका तो 0,0,0 था यहाँ पर, और ये पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x, y, z था, ठीक है। लेकिन और ये पार्टिकल हो गया ऐसे कनेक्ट है, ये r है ना, कैपिटल R ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये पार्टिकल है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट x, y, z है, और लेकिन जो y डायरेक्शन है 0, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होगी v नॉट और टाइम हो गया t, तो यहाँ पे v नॉट t, 0, समझे क्या करा है, y कोऑर्डिनेट को v नॉट t लिख दिया है ना, क्योंकि v नॉट स्पीड से जा रहा था और t टाइम लगा है, एट t इक्वल टू t, एट ये t इक्वल टू 0 पे t टाइम पे लगा, तो v नॉट t हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब हम जब इस वाले का हम एक कांस्टेंट रिलेशन लिखेंगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी नॉट टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यह आई हमारी कांस्टेंट इक्वेशन। अब देखो इसमें टाइम आ रहा है, इसमें ये टाइम आ रहा है, तो टाइम आ रहा है तो हम सीधा पहचान लेंगे कि ये ना, देखो एक तो ये होलोनोमिक है क्योंकि एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना रहा है, और ऊपर से ये कांस्टेंट कौन सा है, ये रियोनोमिक। हाँ 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 बोलो, फिगर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। क्या क्या, ये ग्राफ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना, बता दीजिए। अच्छा सुनो, मैं ना देखो अभी केवल ये फिगर देखो, केवल ये फिगर देखो, इसमें एक स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, और इस पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑन अ सरफेस, मैंने बता रखा है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है जब पार्टिकल सरफेस पे होता है, पर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीन नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अब ना केवल ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाली फिगर देखो, केवल पहला सर्कल देखो, पहले स्फीयर, तो यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पर है, और इसमें जो ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर पे पार्टिकल है। अब ये स्फीयर v नोट से मूव भी कर रहा है y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन है, क्लियर है इतना? यस यस। हाँ ये, और ये सिचुएशन थी t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब t इक्वल टू t पे, t इक्वल टू t पे ये इतना, ये v नोट चलेगा भी तो, देखो v नोट t, ये v नोट t चलेगा भी तो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, यहाँ पे डिस्टेंस तो y कोऑर्डिनेट है ना, y इक्वल टू v नोट t होएगा ना, ये v नोट t, तो इतना ये x एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ, z में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल v नोट t y में तो चला है, समझे, समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ समझ आ रहा है।
हाँ तो एक कोऑर्डिनेट एक्स ये है, वाई वी नोट टी है, और अब हम दोनों में कांस्टेंट रिलेशन निकालेंगे। तो वही जो सर्कल की स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये उस सिचुएशन में होती है जब सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, लेकिन यहाँ पे सेंटर एक्स और जेड का तो जीरो है, लेकिन वाई का सेंटर वी नोट टी है यहाँ पे, तो इसलिए y माइनस वी नोट टी स्क्वायर लिखा। वरना जनरली हम x माइनस जीरो का स्क्वायर करते हैं, z माइनस जीरो का स्क्वायर ऐसे करते हैं। आया समझ में? हाँ भैया समझ गया। तो मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है, एक हमारा टॉपिक रह गया कभी, क्या करें? कोई नहीं, मतलब नेक्स्ट सेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी में इतना सारा माइंड में प्रोसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए। ऊपर से भी एमएससी वाले बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है पढ़ने में। रिकॉर्डिंग रोक दो। एक सेकेंड।